आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन, यानी कि जो कन्फर्मेशन की बात हमने की थी जब हम एक अल्केन के कार्बन को रोटेट कराने की कोशिश कर रहे थे और उस टाइम में जो पोजीशंस हाइड्रोजन्स एटम्स की होती थी उसको हम कन्फिग्रेशन कहते थे, कन्फर्मेशन कहते थे। अब हम बात करेंगे कि किस केस में दो मेजर हमारे पास कन्फर्मेशन के स्टेट निकल के आए थे, एक था एक्लिप्स्ड, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास स्टैगर्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस केस में वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, एक्लिप्स के केस में या स्टैगर्ड के केस में। तो आइए जरा डिस्कस करें। एज मेंशन अर्लियर, इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में होते हैं स्टैगर्ड के केस में, वो जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर रहते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो जितना दूर है उतना, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर रहते हैं। इक्लिप्स के केस में ऐसी कहानी नहीं है। तो चलो मान लिया कि अगर वो दूर रहते हैं तो होगा क्या इससे, दस देयर आर मिनिमम रिपल्सिव फोर्स। और इस केस में, इस वाले केस में अगर आप फोर्स देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर है, फिर उनको रिपल्सिव फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर रिपल्सिव फोर्स मिनिमम है तो एनर्जी भी मिनिमम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो जो इतना दूर गए हैं ना अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके ही गए होंगे, सारी एनर्जी उनकी खर्च हो गई होगी। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। पर एक बात है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी खर्च कर लिया तो कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ ना, स्टेबल हो गए वो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीच कर ली उन्होंने। On the other hand, when staggered form changes into eclipsed form, the electron cloud of carbon-hydrogen bond come closer to each other, resulting in increase in electron cloud repulsion. अब आप सोच के देखो कि कोई स्टैगर्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो चाहता है स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स फॉर्म में होना, तो जाहिर सी बात है क्लाउडिंग को ना शिफ्ट होना पड़ेगा। जो क्लाउड अभी दूर दूर थे ना, अब वो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएंगे, वो बड़े पास पास आ जाएंगे, ठीक है। चलो मान लिया कि वो बहुत पास पास आ गए। अब उससे होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्लोजर आ गए तो इससे ना इंक्रीज हो जाएगा उनके बीच में रिपल्सन, ठीक है। अब इनके बीच टू चेक द इंक्रीज रिपल्सिव फोर्स मॉलिक्यूल विल हैव टू पोज मोर एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंक्रीज रिपल्सिव फोर्स को अगर आपको चेक करना है तो जो भी मॉलिक्यूल है ना उनको ज़्यादा एनर्जी पोज करनी पड़ेगी। देखो अगर वो रिपल कर रहे हैं एक दूसरे पे, सपोज करो कि यहाँ से वो यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पहुँच गए तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को रेपल करेंगे। अब रेपल करेंगे तो रेपल करने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई, उनको पोज करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा जैसे तो उनके पास बहुत सारी एनर्जी है, तभी तो वो रेपल कर पाएंगे, वरना हम क्यों माने कि वो रेपल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि उनको क्या पोज करना पड़ता है, उनको पोज करना पड़ता है, उनके पास बहुत सारी एनर्जी है, एंड दस हैज लेसर स्टेबिलिटी। और इस चक्कर में उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, आप ऐसे समझ लो। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा टाइम जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि वो एक दूसरे को कैसे रेपल करे। As already mentioned, the repulsive interaction between electron cloud which affects stability of a conformation is called torsional strain. तो जब ये एक दूसरे को रेपल कर रहे होंगे, कौन रेपल कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रेपल कर रहे होंगे, तो इससे इनकी स्टेबिलिटी में तो चेंजेस आते ही हैं और जो उनका कन्फर्मेशन है वो भी इफेक्ट होता है। और इसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है उस स्ट्रेन को हम कहते हैं टोरिजिनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के बारे में तो सबको मालूम ही होगा कि क्या होता है कि जब पर्टिकुलरली किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज आ जाए, ठीक है। अब जब चेंज आ जाएगा तो उसको आप स्ट्रेन कहोगे। तो जो इस केस में चेंज आता है ना, वो चेंज आता है, उसको आप कहते हो टोरिजिनल स्ट्रेन। अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका। तो जो मैग्नीट्यूड होता है टोरिजिनल स्ट्रेन का, वो डिपेंड करता है कि भाई एंगल ऑफ रोटेशन क्या है सीसी बॉन्ड का, ठीक है। होता यही है ना, जब वो कन्फर्मेशन कर रहे होते हैं तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये रोटेट करता है, तो भाई जितना ज़्यादा एंगल ऑफ रोटेशन होगा उतना ही ज़्यादा टोरिजिनल स्ट्रेन भी लग रहा होगा, ठीक है। दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। तो हमने पीछे अभी न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर डाइहेड्रल एंगल के बारे में समझा था, तो इस यही एंगल को हम कहते हैं डाइहेड्रल एंगल या फिर टोरिजिनल एंगल। ऑफ ऑल द कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन द स्टैगर्ड फॉर्म हैज द लीस्ट टोरिजिनल स्ट्रेन। अब चाहे आप कितनी भी कन्फॉर्मेशन को उठा के देखो, चाहे स्क्यू को देख लो, चाहे आप इक्लिप्स को देख लो, चाहे स्टैगर्ड को देख लो, जो स्टैगर्ड होता है ना उसके केस में सबसे लीस्ट टोरिजिनल स्ट्रेन हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर है, अब उनके एंगल में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले ज़्यादा। देयरफॉर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल दैन इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि भाई कौन सा कन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बताओगे इक्लिप्स्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनको ना टोरिजिनल स्ट्रेन का सामना नहीं करना पड़ता। ओके,
आगे बढ़ते हैं। हेंस मॉलिक्यूल लार्जली रिमेन इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और वी कैन से दैट इट इज प्रेफर्ड कन्फर्मेशन। अब सोचने वाली बात यही है कि जब स्टैगर्ड इतना स्टेबल होता है तो सारे मॉलिक्यूल चाहेंगे उसी फॉर्म में रहने की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल केस देता है उनको। दस इट मे बी inferred that rotation around CC bond in ethane is not completely free। अच्छा ये भी बात समझ लो, अगर मैंने अभी ये बोला कि सारे मॉलिक्यूल जो है वो ये चाहेंगे कि स्टैगर्ड में रह जाए, और फिर मैं एक बार को ये भी कह रहा हूँ कि नहीं इथेन के केस में तो रोटेशन बड़ा फ्री सा है, मतलब जब मर्जी आप स्टैगर्ड हो जाओ, जब मर्जी आप इक्लिप्स हो जाओ। पर कोई बेवकूफ़ी होगा ना कि स्टैगर्ड से इक्लिप्स की तरफ जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है फिर इस थॉट से क्या समझ में आता है कि भाई बेशक से फ्री हैं लेकिन कोई जाता नहीं है, कोई स्टैगर्ड से इक्लिप्स होने की कोशिश नहीं करता, तो एक तरीके से वो कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं। Okay, the energy difference between two extreme form is of the order of 12.5 किलोजूल पर मोल। दो एक्सट्रीम फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टैगर्ड और एक इक्लिप्स। स्टैगर्ड सबसे स्टेबल फॉर्म, इक्लिप्स सबसे बेकार फॉर्म। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो निकल के आता है 12.5 किलोजूल पर मोल, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये देखो कि भी आपका एक बंदा, मतलब एक दूसरा इथेन जो है वो स्टैगर्ड में और एक पहला वाला है इक्लिप्स में, तो ऐसा नहीं कि इक्लिप्स बहुत ही ज़्यादा खराब है, उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बेकार है, बहुत ही लीस्ट स्टेबल है, ऐसा नहीं है। उनकी स्टेबिलिटी अगर बिगड़ भी रही है तो केवल 12.5 किलोजूल पर मोल से बिगड़ रही है। जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो इथेन मॉलिक्यूल है वो पहले क्या गेन करते हैं, थर्मल या काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, जो कि सफिशिएंट इनफ होता है उनको ओवरकम कर दे इस एनर्जी से। अब बात ये है कि एक बंदा है वो स्टैगर्ड फॉर्म में है, वो बनना चाहता है उसमें, एक बंदा है जो कि इक्लिप्स फॉर्म में और जाना चाहता है स्टैगर्ड फॉर्म में। अब इक्लिप्स से स्टैगर्ड में जाना है तो भाई इक्लिप्स वालों की एनर्जी कम होती है, क्योंकि उनको ना पूरे टाइम लगाना पड़ता है रिपल्सिव फोर्स। अब यहाँ देखो इक्लिप्स वाले हैं, इनके पास एनर्जी बहुत कम है क्योंकि पूरे टाइम रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। स्टैगर्ड वाले के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब किसी को इक्लिप्स से स्टैगर्ड बनना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, और इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है 12.5। तो बात ऐसी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा थर्मली एक्साइट कर देते हो, थर्मली थोड़ी सी एनर्जी भी दे देते हो ना, तो 12.5 एनर्जी मतलब किलोजूल पर मोल आराम से मिल जाएगा। और एक बार 12.5 किलोजूल पर मोल मिल गया इनको, से स्टैगर्ड में वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे। दस इट कैन बी सेड दैट रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल एटम और सिंगल बॉन्ड इन इथेन इज ऑलमोस्ट फ्री। तो इस हिसाब से आप वापस से ये कह सकते हो कि हाँ यार, वापस इथेन के केस में तो कार्बन कार्बन के बीच में जो रोटेशन है वो पूरी तरीके से फ्री है, क्योंकि अगर कोई इक्लिप्स से स्टैगर्ड बनना चाहे, स्टैगर्ड से इक्लिप्स बनना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 जो है वो थर्मली वो अपनी एनर्जी को ले सकता है। तो ये हमारा डिस्कशन था।